वालिद साहब नेक मगर सख्त मिजाज इंसान थे। हम सब उनसे बहुत डरते थे, बहुत बासूल थे, लिहाजा बेअसूली को नापसंद करते थे। दोस्त दुश्मन दोनों इस बिना पर उनकी इज्जत करते थे। हमारे गांव में लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल ना था, लिहाजा वो बच्चियों की तालीम के खिलाफ थे। कहते थे लड़कियों को लड़कों के स्कूल में दाखिल नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो कम अक्ली में गलतियां कर सकती हैं। मुझको पढ़ने का बहुत शौक था मगर महज 5 जमातें पढ़ सकी। छठी से वालिद ने घर बैठा दिया। इन दिनों ये सदमा मेरे लिए बड़ा अजियतनाक था। तमाम दिन स्कूल की सहेलियों को याद करके रोती रहती थी। भाई ने मुझे घर पर पढ़ने का बेड़ा उठा लिया। यूँ मेरे शौक़ को देखते हुए उन्होंने बतौर प्राइवेट तालबा मुझको मैट्रिक करा दिया। मैट्रिक के बाद मेरे कई रिश्ते आए मगर अब्बू को ये रिश्ते पसंद ना आते थे। वो हर रिश्ते में कोई ना कोई खामी निकाल ही लेते थे। वो हमारे रिश्ते भी अपने असूलों के मुताबिक ही करना चाहते थे। इस एहतियात और मेन मेख में मैं 25 बरस की हो गई। अब वालदा को मेरी बेहद फ़िक्र लग गई थी। वो बीमार रहती थी, चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में मैं अपने घर की हो जाऊं। मैं कबूल सूरत थी, बहुत हसीन और जमील ना थी और मामूली तालीम याफ्ता थी। एक वक्त आया मेरे रिश्ते आने बंद हो गए। उसके बाद अचानक अम्मी बीमार पड़ गई। इलाज मुआलजे के बावजूद सेहत बेहतर होने के बजाय गिरने लगी। किसी की कुछ समझ में ना आता था उनको हुआ क्या है। बिलाखिर एक दिन खून की उल्टी आई और वो खालिक हकीकी से जा मिली। घर में तमाम अफराद के होते हुए माँ के बगैर मैं अकेली रह गई। मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि माँ थी तो सब थे, माँ नहीं तो कोई भी नहीं है। तन्हाई का ये मुझको सांप की तरह डसने लगी। हर शख्स अपनी ही ज़िंदगी में मगन था, अपने ही कामों में मसरूफ़ था। किसी ने मेरा एहसास ना किया। अब मुझे बुरी तरह एक दोस्त, गमगुसार जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी। ये वो उम्र थी जब हर लड़की अपना घर बसाना चाहती है। वो पूरी तरह शादी के लिए तैयार होती है, लेकिन उसके लिए रिश्ते आना मसला हो जाता है। मेरी दुआ थी कि कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और मुझे जीवन साथी मिले, मगर रिश्ते नहीं आते थे। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी और दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मुझे मेरे घर का कर दे, क्योंकि भाभियों का सलूक अच्छा ना था जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती थी। आखिर दुआ कबूल हो गई, एक रिश्ता आ गया। अब मरहला ये था कि वालिद साहब को भी पसंद आ जाए। खुदा की करनी उनको भी रिश्ता ठीक लगा। ये लोग मंगनी फ़ौरन करना चाहते थे। शादी के लिए उन्हें अभी कुछ वक्त दरकार था, जबकि वालिद साहब चाहते थे कि शादी फ़ौरन हो जाए। मगर फिर कुछ सोच कर रिश्ते को हाथ से जाने न दिया, उनको वक्त दे दिया। यूँ रिश्ता हो गया और इन लोगों को वक्त मिल गया। रिश्ता तय पा गया। मुझ पर इस तब्दीली का अच्छा असर हुआ। मैं खुश रहने लगी। एक खुशी होने लगी। ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि जीवन साथी मिल जाएगा तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लड़के वालों ने 3 सालों की मुद्दत मांगी। अगरचे बहुत तवील अरसा था मगर उनकी बात मानते बनी और ये रिश्ता न टूट जाए। खुदा खुदा करके 3 साल बीत गए। लड़के वाले शादी की तारीख लेने आ गए, मगर शादी से चंद दिन पहले वालिद साहब किसी असूली मौक़िफ़ पर उनसे तकरार कर बैठे। यूँ ये रिश्ता टूट गया। मुझे किसी ने बताया कि वो लोग बिजली चोरी करके घर के एसी वगैरह चलाते थे। उन्होंने ये बात जब अब्बू को फ़ख्र से बताई तो वो नाराज़गी का इजहार कर बैठे कि ये गलत है। आप लोग बिजली चोरी करते हैं, मुल्क का नुकसान करते हैं, यह असूल के ख़िलाफ़ है, अपनी इस्लाह कर लें। इन लोगों को वालिद साहब की तकरार नागवार गुजरी और रिश्ता टूट गया। मैं सदमे में चली गई। वालिद भी परेशान थे मगर वो अपनी सोचों को दुरुस्त ख्याल करते थे और अपने मौक़िफ़ पर पशेमान नहीं थे। तब खुदा की रहमत जोश में आ गई। मेरी दिली गिरफ्तगी पर अल्लाह ने रहम फरमाया और एक अच्छा रिश्ता आ गया। वालिद साहब ने हाँ कह दी। वो मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अफसुर्दा हो जाते थे। उन लोगों को खुशामदीद खुश दिली से कहा और अहद भी किया कि अब एहतियात से चलूँगा और मामला मज़ीद बिगड़ने नहीं दूँगा। ये बात भी लेकिन अब्बू की वजह से ना बिगड़ी थी। शादी की तारीख मुकर्रर हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, बस हम आपकी लड़की चाहिए, हमारे लिए बहुत है। हमें उनकी अच्छी सोच से बहुत खुशी हुई। अब असूलन तो ये होना चाहिए था कि किसी शर्त के बगैर उनके साथ रुखसत कर देते, लेकिन मेरे अब्बू के जहन में पता नहीं क्या समाया कि उन्होंने कहा कि हक महर में 5 लाख रुपए लिख दें। उनका ख्याल था कि तारीख मुकर्रर हो गई है, अब लड़के वाले शर्त मान लेंगे। लड़का अच्छे ओहदे पर फाइज था, खूबरू और सुलझा हुआ ख़ानदान था। फ़ी ज़माना ऐसे रिश्तों का मिलना नेमत होता है। उन लोगों ने शर्त ना मानी और रिश्ता तोड़ दिया। घर वालों को तो सिर्फ अफसोस हुआ, मुझे दूसरी बार ठेस लगी। मैं बिल्कुल टूट फूट गई। ये जोड़ का बहुत शदीद था। अब मैं बीमार पड़ गई। वालदैन में तो सहूलत से सोचते हैं और लड़की की उम्र रफ्ता रफ्ता खिसकती जाती है। अब मैं 30 बरस की हो चुकी थी।
ان حالات نے مجھے بہت سیدھا کر دیا اور میں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ میں ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ ہر بات بھولنے لگی، مزاجن چڑچڑی ہو گئی تو لوگ بات کرنے سے کترانے لگے۔ حالانکہ میں پورے محلے میں خوش مزاج اور منفرد شخصیت کی مالک تھی۔ میرے ساتھ والی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ جب ان کے بارے میں سنتی تو احساس محرومی سے نڈھال ہو کر گر پڑتی تھی۔ ایسی لڑکیوں کی دلی کیفیت سے صرف وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو خود اس کیفیت سے گزرے ہوں۔ شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ بنے بنائے رشتے والد صاحب کی کوتاہ اندیشی سے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ جب محلے میں کسی لڑکی کی رخصتی ہوتی اور شہنائیوں کی گونج کانوں میں گونجتی تو میں اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی کہ ہفتوں کسی سے بات نہ کرتی۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی سوچتی کیا وہ کہکاف کی پریاں ہیں؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ اب بھائیوں کو میرا وجود بوجھ لگنے لگا۔ ابو کے ڈر سے چپ رہتے تھے مگر بھابیاں سرگوشیاں کرتی کہ رحمہ کے اخراجات بہت ہیں، یہی روپے ہم اپنے بچوں پر کیوں نہ خرچ کریں۔ ایک روز میں کنگا کر رہی تھی تو جب آئینے میں غور سے دیکھا تو بہت سے بال چاندی کی طرح چمکتے نظر آنے لگے۔ تب آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ نکلے، دل سے آہ نکلی، اے کاش ماں تو زندہ ہوتی تو وقت پر مجھے اپنے گھر کا کر دیتی۔ برے دنوں میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ابو تو پھر اس حصے میں تھے جب آدمی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا۔ ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے ابو کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ خالق کے حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ان کی ذات اس گھر میں میرا واحد مضبوط سہارا تھی۔ مجھے لگا کسی نے میرے سر سے چھت ہٹا لی۔ اب میں بھری دوپہر میں کھلے آسمان تلے جل رہی تھی اور احساس کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بھابیوں کی بن آئی اور کھلم کھلا میری مخالفت پر اتر آئیں۔ پہلے زیر لب بڑبڑاتی تھی، اب اونچے لہجوں میں برملا مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ بھائی میرے سامنے مہنگائی کا رونا روتے تو بھابیاں مجھے نکمی کہہ کر پکارتی۔ اپنے شوہروں سے کہتی ہمارے بچے ہیں، ہم بچے سنبھالیں کہ کام کریں۔ میرے والد ہی میرا مضبوط سہارا تھے۔ میری بھابیاں کہتی یہ رحمہ کا فرض بنتا ہے کہ کام کرے اور گھر سنبھالے، یہ سارا دن پلنگ توڑتی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے اب اس کی، شادی تو ہونے سے رہی۔ یہ الفاظ جلتے ہوئے انگاروں کی طرح میرے کانوں میں پڑے تو تب جی چاہتا کہ مر جاؤں۔ آخر جینے کا کیا فائدہ؟ عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، اب مزید رشتے تو آنے سے رہے۔ ایک روز میں سخت مایوسی کے عالم میں جائے نماز پر بیٹھی تھی کہ پڑوسن کے ساتھ کچھ عورتیں آ گئیں۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی جو جائے نماز پر بیٹھی ہے بڑی اچھی ہے، ہمیں بس پسند ہے۔ سوکھے دھانوں پر پانی پڑ گیا۔ وہ لڑکے کی تصویر بھی ساتھ لائی تھی، نام اسلم تھا، تصویر میں خوبصورت لگ رہا تھا۔ بھائی گھر پر تھے، انہوں نے تصویر دیکھی تو خوش ہو گئے، کہا اچھا ہے، یوں بغیر چھان بین کے یہ رشتہ منظور کر لیا گیا، شاید یہ سوچ کر کہ اب رشتے آنے تو بند ہو گئے ہیں، یہ آخری رشتہ ہے۔ 2-3 دفعہ بھائی لڑکا دیکھنے گئے مگر لڑکے والے کہتے کہ اسلم باہر گیا ہوا ہے۔ خوب بھائیوں کے گھر والے آؤ بھگت کرتے تھے مگر لڑکا نہیں دکھاتے تھے۔ اسلم کے بھائی بار بار آنے لگے، میری تعریف کر، اس کی بہنیں مجھے گلے لگاتی، پیار کرتی، یوں انہوں نے محض لڑکے کی تصویر دکھا کر شادی کی تاریخ رکھوا لی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بھائی بھابھی لڑکے کو ضرور دیکھیں، اس سے ملیں، گھر بلائیں، پھر شادی کی تاریخ دیں، مگر گھر والوں کو جلدی تھی کہ بار بار رشتے ٹوٹنے سے ایک خوف سا ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا کہ اس مرتبہ اگر رشتہ ٹوٹا تو لازماً پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ شادی والے دن مجھے خوف سا محسوس ہوا، میں بری طرح روئی تھی، روتے روتے حالت غیر ہو گئی۔ فوراً بھابھی اور بھائی مجھے نزدیکی کلینک لے گئے جہاں مجھے طاقت کا انجیکشن لگایا۔ حالت مزید خراب ہوئی کیونکہ انجیکشن صحیح نہ تھا، جس کا رد عمل ہوا۔ ادھر بارات آ گئی، عورتیں دلہن دیکھنا چاہتی تھیں، دلہن ہوتی تو دکھاتے۔ بڑی مشکل سے باراتی عورتوں کو روکا گیا کہ کمرے میں دلہن تیار ہو رہی ہے، اندر سے کنڈی لگا دی گئی، جب تیار ہو جائے گی تو دیکھ لینا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد میری حالت کچھ سنبھلی کیونکہ ڈاکٹر نے فوراً ایک دوسرا انجیکشن لگا کر کلینک میں ہی لٹا دیا تھا۔ کلینک سے ہی بیوٹی پارلر لے گئے، 15 منٹ میں تھوڑا سا میک اپ کرایا اور لے آئے۔ سٹیج پر بیٹھی تھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ 2 سہیلیاں مجھے تھامے ہوئے ساتھ بیٹھی تھی۔ بیمار ہونے کے باوجود میں حسین لگ رہی تھی۔ عورتیں کہہ رہی تھیں وہاں کتنی خوبصورت دلہن ہے، اس کے تو چہرے پر نظر نہیں ٹھہرتی، جانے کس طرح نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا، بس نگاہ نیچی تھی اور بمشکل سانس لے رہی تھی۔ مجھے شادی راز کب تھی؟ جب بھی رشتہ پکا ہوا ٹوٹ گیا۔
मुझे शादी रास होती तो पहले वाले रिश्ते क्यों टूटते। दूसरे रोज़ ही पता चल गया कि मेरा दुल्हा नॉर्मल आदमी नहीं है, उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। उल्टी सीधी हरकतें करता, कभी आईने के सामने खड़ा होकर मुंह बनाता, कभी खुद से बातें करने लगता। मैंने इन हरकतों को नोट किया तो दिल धक से रह गया, मगर पूरी बहादुरी से हालात का मुकाबला करने की ठान ली। रफ्ता रफ्ता उसकी अब नॉर्मलिटी बढ़ने लगी, या फिर मुझ पर उसकी जहनी कैफियतों के पर खोलने लगे। मेरे दिल का फूल जो खिलने की चाह में था, खिलने से पहले ही मुरझाने लगा। हफ्ते बाद मेरे भाई और भाभियां मिलने आए तो मेरे ससुराल वालों ने दुल्हा को ज़्यादा देर उनके पास बैठने ना दिया कि जाने कब दौरा पड़ जाए और भेद खुल जाए। मैं भी मेहर बलब थी, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। भाइयों ने कहा कि हम दुल्हा दुल्हन को लेने आए हैं, उनकी दावत करनी है। वो लोग टाल मटोल करने लगे। इतने में दूसरे कमरे से चीज़ें गिरने और तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी। मेरे घर वाले चौंक गए, पूछा ये क्या है। वो मेरी तरफ और मैं उनकी तरफ देख रही थी। इतने में शोर मचा, असलम ने टीवी तोड़ दिया है। नौकर और नौकरानी ने आकर बताया, और जब मेरी नंद ने उनको घूरा तो वो भाग गए। मेरी नंद ने बात बनाई कि असलम टीवी टेबल पर रख रहे थे कि हाथ से गिर गया। लेकिन ऐसी बातें कब छुपती हैं। मेरे घर वालों को अंदाज़ा हो गया कि दाल में कुछ काला है। मुझसे पूछा, क्या तुम घर चलना चाहती हो। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। तब भाइयों ने कहा, असलम भी चले। मेरी सास बोली, कल हमारे ज़मीन के मुकदमे की पेशी है, इसको कोर्ट जाना है, वो आज नहीं जा सकेगा। इसको कोर्ट जाना है, वो आज नहीं जा सकेगा। पेशी के बाद दुल्हन को लेने आ जाएगा। मैं भाइयों के साथ मैके आ गई। अब सब घर वालों ने मुझे घेर लिया कि बताओ क्या मामला है, असलम सही तो है। मुझे बताना ही पड़ा कि वो सही नहीं है। पहले 2-3 रोज़ बिल्कुल नॉर्मल रहा, फिर उसका रवैया अचानक अब नॉर्मल हो गया, जैसे दौरा पड़ गया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उल्टे सीधे इशारे, कभी खुद से बातें। यकीनन वो जहनी तौर पर अपसेट हैं। खुदा जाने किस वजह से हैं, ये तो इनके घर वालों को पता होगा, मगर वो ठीक नहीं है। भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा किया, फिर कहा कि रहमा, अब हम तुमको ससुराल छोड़ आते हैं, कुछ दिन और देख लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ मामूली जहनी दबाव में ऐसी हरकत करते हैं तो ऐसे लोग काबिल इलाज होते हैं। हम उसका जहनी इमराज के डॉक्टर से इलाज कराएंगे। ज़्यादा अब नॉर्मल हुआ तो फिर बताना। भाइयों के कहने पर मैं ससुराल वापस आ गई, मगर यहाँ मामला बहुत ख़राब मिला। असलम घर भर में चिल्लाते भाग रहे थे कि मेरी दुल्हन कहाँ है, क्या दुल्हन भाग गई है। मुझे देखकर बिना पहचाने कहा कि रहमा को चोर ले गए हैं। इनकी इस कैफियत में देखकर मैं रोने लगी। सास मुझे चुप कराने लगी कि ये कैफियत असलम पर वक्ती है, अभी ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मैं रोते हुए सोच रही थी कि ये मेरे सगे भाई कैसे हैं। असलम को इस हालत में देखकर भी मुझे इस जहन्नुम में छोड़कर वापस चले गए हैं। फिर सोचा कि शौहर तो है, खुदा ने चाहा तो सही हो जाएगा। भाइयों से बेहतर हो कि वो तो होशो हवास में सब देख कर चले गए। बेहिस भाई से वफा की क्या उम्मीद, जो बेवियों के खौफों और अखराजात के डर से मुझे एक पागल के सुपुर्द कर चुके थे। मैंने हालात का बहादुरी से मुकाबला करने की ठान ली, मगर खुदा को मेरी बहादुरी भी अच्छी ना लगी। असलम का पागलपन रोज़ रोज़ बढ़ने लगा, यहाँ तक कि ख़तरनाक सूरत इख्तियार करने लगा। वो रात को उठकर मुझ पर तशद्दुद करने लगता। मैं चीखती तो सास उस सर चिल्लाने दौड़ते। अजीब ज़िंदगी थी मेरी भी, क्या किस्मत लेकर पैदा हुई थी। दुनिया में क्या कोई ऐसी लड़की होगी जैसी मेरी तकदीर थी। इतनी बार रिश्ते टूटे, शादी और घर आबादी की दुआएं मांगते मांगते सर में सफ़ेदी आ गई, और जब रिश्ता मिला तो क्या कि नसीब ही फूट गया। जब सास मुझे सब्र की तलकीन करती, जी चाहता इस बुढ़िया का मुंह नोच लूँ। कसूर असलम का था और ना मेरा, कसूर सरासर इसी औरत का था जिसने हमारे साथ धोखा किया, और अब कहती थी कि मैंने असलम की शादी इसलिए की थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी शादी कर दो, दिमाग का खलल ठीक हो जाएगा। इस अज़ियत व कर्ब से गुजरते हुए जब पूरा 1 साल बीत गया तो मैं शदीद बीमार पड़ गई। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सोचती थी कि इससे तो भला था कि शादी ना होती, मैं बगैर सुहाग के भली थी। एक दिन असलम ने खलल दिमाग के तहत हद कर दी। उसने मुझसे बाजू से पकड़कर घर से बाहर धकेल दिया कि जाओ तो मनहूस हो। जब से शादी हुई है तुमने किसी चुड़ैल को मेरे सर पर चढ़ा दिया है। वो रोज़ मेरे बाल खींचती है और मुझे पत्थर मारती है और दांत निकाल कर डराती है, और तुम हो उसको मेरे सर पर उतारती नहीं हो। दरवाजे के बाहर मैं इस तरह गिरी कि सर पर दुपट्टा था और ना पैरों में जूती। पड़ोसी ने जब देखा तो मुझे अपने घर ले आया। उसकी बीवी ने अपनी चादर और जूती दी और कहा कि बस बहुत हो चुका, अब तुम इन बेरहम लोगों के साथ मत रहो, बल्कि अपने भाइयों के घर चली जाओ। मैंने कहा, आप मेरे भाइयों को फ़ोन करके तमाम अहवाल कहें और उनको बताएं कि ये हालात हैं, और वो आकर मुझे यहाँ से ले जाएं। पड़ोसी ने हालात बताए। मेरे भाइयों ने झूठ मूठ कह दिया कि वो आ रहे हैं, मगर वो ना आए। यहाँ तक कि 1 हफ्ता गुजर गया।
तब पड़ोसी कहने लगे कि हम ज़्यादा दिन आपको नहीं रख सकते। असलम के वालिदैन हमसे झगड़ा कर रहे हैं, बेहतर है कि आप वापस घर चली जाएं या फिर दारुल अमान चली जाएं। मैंने कहा, एक पागल के साथ रहने से बेहतर है कि मैं दारुल अमान चली, आप मुझे वहाँ छोड़ आएं। उन्होंने मुझे शहर के एक फलाही इदारे में छोड़ दिया। उस रोज़ से लेकर आज तक मैं यहीं हूँ। इस इदारे के एक शोबे के इंचार्ज हूँ और ये 3 बच्चों की देखभाल का फरीज़ा मेरे ज़िम्मे है। कभी कभी कोई अबनॉर्मल बच्चा आ जाता है तो मेरा दिल दुखी हो जाता है। बहुत से बच्चे बड़ों के गलत रवैयों और तशद्दुद के बाइस भी ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं और इन बच्चों को बहुत प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। जब कभी मेरा सामना ऐसे बच्चे से पड़ जाता है तो मुझको बेख्तियार इस घर की याद आ जाती है। पता नहीं वो बेचारा किस कारण ऐसा बना था, पैदाइशी खलल दिमाग का था या माँ बाप के हालात ने इसे ऐसा कर दिया था। आज भी खुदा से शिकवा करती हूँ, क्यों आबाद ना किया, क्यों मेरी किस्मत में तन्हाइयाँ लिखी गईं, आखिर मेरा कसूर क्या था। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।